रहे हो हम पर। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। उन्होंने कहा कि देश के जिसने भ्रष्टाचार है उसके सूबेदार शरद पवार। अजीब बात है, हमारे रिश्ता है तो गुजरात से वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से उनको गुजरात से सजा भरा दिया। देवेंद्र फडणवीस इनके बहुत ही नजदीकी है। दोस्तों नमस्कार। मोदी 3.0 में अब विपक्ष इतना मजबूत हो चुका है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब खुलकर अमित शाह को याद दिला रहे हैं कि भूलिए मत, आप तड़ीपार कराए गए थे, अब आप गृह मंत्री बने हुए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में जो एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं अनिल देशमुख, वो भी अब खुलकर जो महाराष्ट्र में बीजेपी के जो चेहरे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके बारे में एक एक सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं। और एक तरीके से चाहे केंद्रीय बीजेपी हो या महाराष्ट्र में बीजेपी हो, एनसीपी शरद पवार गुट अब एक तरीके से फ्रंट फुट पर खेलता हुआ नजर आ रहा है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हैं वो अगले 3 महीने में होने वाले हैं और उससे पहले शरद पवार हो या अनिल देशमुख हो, वो खुलकर बीजेपी को बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। आज इस वीडियो में बात उसी पर करेंगे और इन सारे घटनाक्रम के बारे में आपको बताएंगे। शुरुआत दोस्तों करते हैं महाराष्ट्र से। अगर आपको पता ही होगा कि मैंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उनका एक इंटरव्यू किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कमेंट सेक्शन में उससे डाल दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। और ये बहुत ही सनसनीखेज इंटरव्यू एक तरीके से इसलिए हुआ क्योंकि अनिल देशमुख ने बताया कि जब वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और तब देवेंद्र फडणवीस ने एक शख्स को उनके पास भेजा था और इस शख्स को कहा था कि आप जाइए अनिल देशमुख से बात कीजिए। उस समय अनिल देशमुख पर आरोप लगा था कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए का घूस मांगा है। उस समय बाद में उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। उस समय की बात करते हुए अनिल देशमुख ने बताया था कि कैसे ये जो शख्स है ये उनके पास आता है 4 एफिडेविट लेकर और कहता है कि आप इस पर दस्तखत अगर कर देंगे तो आपको जेल जाने नहीं पड़ेगी। अनिल देशमुख कहते हैं ये क्या है, तो उन्हें बताया जाता है कि जो पहला एक एफिडेविट था उसमें उद्धव ठाकरे जो तब के मुख्यमंत्री थे उन पर 300 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का आरोप लगाना था। आदित्य ठाकरे जो उनके बेटे थे उन पर एक आरोप लगाना था कि जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी दिशा सालियन, उनका इन्होंने रेप किया है और उनको कत्ल कर दिया है। इसी तरह के आरोप अजीत पवार और अनिल परब पर भी लगाने थे। अब ये सारे जो आरोप थे ये थे नहीं, ये तथ्यहीन आरोप थे, ये झूठे आरोप थे। लेकिन बतौर गृह मंत्री अगर अनिल देशमुख उस पर दस्तखत करते तो शायद उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता। 13 महीने वो जेल में थे। गृह मंत्री का पद भी उनके पास से चला गया था। उन्होंने वो किया नहीं और तब उन्होंने इसका खुलासा किया। उस समय मैंने उनसे पूछा, अरे सर आप ये कह रहे हैं कि आप हमें बता सकते हैं वो कौन शख्स था जो आपके पास देवेंद्र फडणवीस की ओर से आता था और आपसे ये सारी चीज़ें करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि सही समय पर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन था, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं और आज उन्होंने वो बता भी दिया है। पहले मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने सवाल पूछा था तब अनिल देशमुख ने क्या कहा। क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये जो एफिडेविट की बात की गई है, क्योंकि ये भी उनसे ओर से कहा जा रहा है कि ये केवल अभी कहा जा रहा है, चुनावों से पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आपके पास क्या सबूत मौजूद हैं कि आप भी समय पर उसके बारे में बताएंगे? और ये कौन शख्स था जिसे देवेंद्र फडणवीस आपके पास भेजते थे, जो तीसरा शख्स है, क्या उसका भी खुलासा आप करने वाले हैं? जो शख्स इनका बहुत ही नजदीक वाला था, उसका नाम, उसका पूरा वीडियो, मेरे को कोई चैलेंज करेगा कि अनिल देशमुख ने जो एफिडेविट के बारे में जो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाए वो झूठे हैं, वो जब मुझे कोई चैलेंज करेगा तो मेरे पास जो पेन ड्राइव है वो मैं आम करूंगा, जनता के सामने लाऊंगा। उसका नाम भी मालूम पड़ेगा, उसका चेहरा भी आपको दिखेगा, वो क्या बोल रहा है वो भी दिखेगा। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा उनके पास पेन ड्राइव मौजूद है, अगर कोई चैलेंज करेगा तो वो बता देगा कि वो शख्स कौन है, वो बता देंगे। अब सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनिल देशमुख ने उस नाम का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि देवेंद्र फडणवीस किसे उनके पास ये सारे दस्तावेज लेकर भेजते थे और किसके जरिए वो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार और अनिल परब को जेल में डालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया समित कदम ये वो शख्स हैं जिसके जरिए देवेंद्र फडणवीस अनिल देशमुख से बात करते थे। और केवल बताया नहीं, उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की जिससे ये साफ होता है कि देवेंद्र फडणवीस और समित कदम एक दूसरे को जानते हैं। ये एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी से आते हैं जो बीजेपी के साथ सत्ता में मौजूद हैं और देवेंद्र फडणवीस और उनके कई तस्वीरें साझा हुई हैं। आपको पहले अब दिखाते हैं कि अनिल देशमुख ने आज क्या कुछ कहा और जो तस्वीरें साझा की, फिर आगे बात करते हैं।
और मैंने 3 साल पहले एफिडेविट करने से इनकार कर दिया। और जो एफिडेविट लेके मेरे पास जो 5-6 बार जो पहले शुरू में आया था, उसका नाम था समित कदम। समित कदम ये मीरज के हैं और देवेंद्र फडणवीस इनके बहुत ही नज़दीकी है। देवेंद्र फडणवीस ने इनको AY प्रोटेक्शन दिया है। ये बहुत ही साधारण कार्यकर्ता है, ना नगर सेवक है, ना कभी महापौर रहे या उपमहापौर रहे, एक साधारण कार्यकर्ता। उसको देवेंद्र फडणवीस के साथ में नज़दीकिया होने के कारण उनको AY सुरक्षा दी गई। तो ये जो तस्वीरें और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा किया गया, उससे कम से कम ये साबित करने की ज़रूर कोशिश की गई कि देवेंद्र फडणवीस और समित कदम एक दूसरे को जानते हैं। अब आगे अगर बात को बढ़ाएं तो कुछ जो मराठी न्यूज़ चैनल है उससे बात करते हुए समित कदम ने यह भी माना कि उस समय वो अनिल देशमुख से मिले थे, लेकिन उनका कहना है कि अनिल देशमुख ने उन्हें मिलने बुलाया था, देवेंद्र फडणवीस ने नहीं। यानी एक तरीके से ये तो आप मान लें कि समित कदम ही वो शख्स हैं जो अनिल देशमुख से मिलने गए थे। और ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। याद रखिए, महाराष्ट्र में सरकार जो एकनाथ शिंदे और उनके साथ में बीजेपी और एनसीपी अजित पवार गुट सत्ता में है, उन्हें लोगों ने नहीं चुना है, उन्होंने यहाँ पर सरकार तोड़कर बनी है। ऐसे में अनिल देशमुख की ओर से ये सारी बातें चुनावों से पहले लाना, एक तरीके से इससे बीजेपी बैकफुट पर जाएगी। समित कदम ने कहा कि वो गए थे, वो मिले थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का इसमें कोई रोल नहीं है। ऐसे में बीजेपी को अब ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई समित कदम कौन है, देवेंद्र फडणवीस उन्हें इतना क्यों जानते हैं और इस बात में आगे क्या सच्चाई है। क्योंकि याद रखिए, अनिल देशमुख ने यह भी कहा है कि अगर अब भी देवेंद्र फडणवीस या कोई भी उन्हें चैलेंज करता है तो उनके पास पेन ड्राइव में वो वीडियोस भी मौजूद हैं जिसके ज़रिए वो जो कह रहे हैं उसे साबित किया जा सकता है। और अगर ये सच नहीं है तो देवेंद्र फडणवीस तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो तो बार बार कहते हैं कि मैंने बदला ले लिया, मैंने शिवसेना तोड़ दिया, मैंने एनसीपी तोड़ दिया, मैंने सरकार में मैं वापस आ चुका हूँ। तो वो जांच करा लें, पुलिस उनकी है, अगर वो सच कह रहे हैं तब तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अनिल देशमुख बार बार ये जो चैलेंज दे रहे हैं उससे वो बैकफुट पर हैं। लेकिन बैकफुट पर अकेले देवेंद्र फडणवीस नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, अब अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर कोई शरद पवार के निशाने पर है। पहले मैं अमित शाह की बात करता हूं। अमित शाह कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में आए थे, पुणे में आए थे। मैंने कहा ना आपको कि यहाँ पर चुनाव हैं तो एक एक कर नेता आने वाले हैं, और यहाँ पर आकर उन्होंने साफ तौर पर शरद पवार पर निशाना साधा। वो क्यों? क्योंकि लोकसभा में महाविकास आघाड़ी का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा रहा था। 48 में से 31 सीटें यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जीत पाई थी। शरद पवार खुद अगर बात करें तो 10 सीट पर वो चुनाव लड़े थे, 8 पर उनकी जीत हुई थी। और एक तरीके से महाविकास आघाड़ी का जो प्रदर्शन रहा उसमें शरद पवार की एक अहम भूमिका थी। उनके बारे में बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा कि शरद पवार भ्रष्टाचार करने वालों के सरगना हैं, वो भ्रष्टाचार के सरगना हैं। शरद पवार के बारे में अमित शाह ने क्या कहा वो पहले आपको बताते हैं। भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है, मैं डंके की चोट पर कह कर दे। तो अमित शाह ने जरूर यह कहा, लेकिन शायद वो भूल गए कि उनके ही जो साथी हैं और देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कुछ साल पहले कहा था कि मैं शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में आया हूं, उनसे राजनीति सीखा हूं। बहरहाल अब ये विपक्ष में है तो अमित शाह ने उनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं, लेकिन इसका जवाब शरद पवार ने दिया। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं उन्हें पता है कि शरद पवार इस तरह के स्टेटमेंट नहीं करते हैं। लेकिन शरद पवार ने इस बार जवाब दिया और जवाब तगड़ा दिया। उन्होंने कहा कि जो शख्स मुझ पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, उन्हें याद रखना चाहिए कि आपको तड़ीपार किया गया था और आप अब देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, ये सारी बातें अमित शाह के बारे में या किसी के भी बारे में शरद पवार नहीं कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा वो आप सुन लीजिए। जिनके हाथ में देश के ऊपर थे, उनकी सोच में बदलाव नहीं आया। 2-4 दिन पहले, 8 दिन पहले अमित शाह होम मिनिस्टर, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा किया। मेरे बारे में कुछ बातें कही गई। उन्होंने कहा
कि देश के जितने भ्रष्टाचारी है उसके सूबेदार शरद पवार। अजीब बात है, जो आदमी आज देश का होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर ऐसा आदमी है कि जब गुजरात में थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तजुर्बा किया। जो आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तजुर्बा किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं कर, और इसलिए हम कहाँ जा रहे ये सोचने का ये समय। एक बहुत बड़ी बात शरद पवार की ओर से की गई और केवल अमित शाह पर ही यह आरोप नहीं लगाया गया। शरद पवार ने आगे जाकर मणिपुर का जिक्र किया। नवी मुंबई में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा था उसे रोका नहीं गया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेलियर है। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री वहां पर जाते नहीं हैं। 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है कि वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बरकरार नहीं है। 2 समुदाय या 2 कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार हो या फिर वहाँ की सरकार हो, उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा पा रही है और ये एक तरीके से उनका फेलियर है। वो यहीं पर नहीं रुके, आगे जाकर शरद पवार ने ये भी कहा कि जो मणिपुर में हुआ वही करने की कोशिश महाराष्ट्र में भी है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया भी था इससे पहले कि यहाँ पर मराठा आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मराठा समुदाय की ओर से लगातार इसे लेकर जो है आंदोलन जारी है। ऐसे में यहाँ पर भी दोस्तों कोशिश हो रही है कि जो मराठा समुदाय है और जो ओबीसी समुदाय है इनके बीच में तनाव पैदा करने की, और शायद इसी तरफ शरद पवार एक तरीके से ध्यान लोगों का लाना चाहते थे। और उन्होंने कहा क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे लोग हैं जो हार्मनी पसंद करते हैं, जो एक साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए ये हो नहीं पाया है, लेकिन इसकी कोशिश महाराष्ट्र में भी की जा रही है। तो चाहे मणिपुर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, शरद पवार उनके बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और चाहे देवेंद्र फडणवीस हो उनके बारे में यहाँ पर अनिल देशमुख एक के बाद एक चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो अब तस्वीरें भी साझा कर दी है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ याद रखिए, यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रहती थी और इस तरह के जब आरोप किसी यूपीए के नेता पर लगता था, तब पता है क्या होता था? उन्हें इस्तीफा देना पड़ता था। इसका मैं आपको एग्जाम्पल महाराष्ट्र से ही देता हूँ। अनिल देशमुख पर जब यह आरोप लगा था कि उन्होंने 100 करोड़ का करप्शन किया है, कुछ सिद्ध नहीं हुआ, अभी यह मामला चल रहा है, लेकिन अनिल देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि विपक्ष में यही देवेंद्र फडणवीस थे जो कह रहे थे कि ये इतना बड़ा आरोप है, वो कैसे इस पद पर रह सकते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के साथ खुद गृह मंत्री हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं कि झूठे एफिडेविट के जरिए महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। उस समय के मुख्यमंत्री पर ये झूठा करप्शन का आरोप लगाना चाहते थे। उससे भी खराब बात यह है कि उनके बेटे पर ये मर्डर और रेप का आरोप लगाना चाहते थे। अजित पवार के साथ साथ उनके बेटे को ये जेल में डालना चाहते थे। इतने आरोप लगने के बाद, और वो भी एक पूर्व गृह मंत्री की ओर से आरोप लगने के बाद, वो कुछ नहीं कहेंगे। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कोई भी मांग नहीं होती है, वो कभी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। और वो यहाँ पर तो ब्लैकमेल करते हैं। पिछली बार जब ये मुद्दा निकला था तब तो उन्होंने कहा था मेरे पास आपकी ये भी प्रूफ है कि आप शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बारे में अनिल देशमुख क्या कहते हैं। तब भी अनिल देशमुख ने कहा कि आपके पास है तो आप उसे साझा करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो उनकी ओर से नहीं किया गया। लेकिन अब एनसीपी शरद पवार गुट कहीं ना कहीं चुनावों से पहले दोस्तों बहुत एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, इससे आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बदलाव यहाँ पर देखने मिल रहा है। एक एक कर जो लोग हैं वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। विपक्ष ने महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और ऐसे में वो एक मजबूत मनोबल के साथ कम से कम विधानसभा के जो चुनाव हैं वो लड़ने जा रहे हैं। और इसमें शरद पवार हो, अनिल देशमुख हो, वो फ्रंट फुट पर है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिलहाल डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। सबूत सामने आ रहे हैं, लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि वो एक समय तड़ीपार थे, और ये एक चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी बात है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। हम इस तरह की जो जानकारी हैं वो लगातार आपके सामने लाते रहते हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं SM ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।